सन 1790 के आसपास का समय था। बंगाल का एक साधारण सा घर और उस घर के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। बड़े भाई की चिता जल रही थी और परंपरा के नाम पर घर की बहू को भी उसी आग में झोंकने की तैयारी हो रही थी। एक किशोर बालक असहाय खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी भाभी जिंदा जलाई जा रही थी, केवल इसलिए कि समाज ने इसे धर्म और परंपरा का नाम दिया था। उस बालक का दिल चीख उठा, लेकिन उसकी आवाज को किसी ने नहीं सुना। वह बालक और कोई नहीं बल्कि वही था जिसे आगे चलकर हम सब आधुनिक भारत का जनक कहेंगे, राजा राममोहन राय। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस दर्दनाक घटना ने उसे पूरे भारतीय समाज को बदलने की ठान लेने पर मजबूर कर दिया। कैसे उसने सती जैसी अमानवीय प्रथा के खिलाफ लड़ाई छेड़ी और उसे हमेशा के लिए समाप्त कराया, और क्यों इंग्लैंड तक जाना पड़ा इस सशक्त विचारक को। इन सब सवालों का जवाब हम खोजेंगे आज की इस रोचक कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महावीर कुशवाहा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एजू एरिया। तो आइए शुरू करते हैं राजा राममोहन राय की प्रेरक और भावुक कर देने वाली गाथा। 19वीं सदी का भारत, ये वह समय था जब समाज में अंधविश्वास, कुरीतियां और कठोर परंपराएं गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। उस दौर में स्त्रियों की स्थिति सबसे दयनीय थी। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जिंदा जला देना यानी सती प्रथा एक आम परंपरा थी। कल्पना कीजिए, आपके परिवार की ही कोई बहन या भाभी विधवा हो जाए और समाज कहे अब उसे आग में समर्पित होना होगा। उस समय लगभग हर कोई चुप रह जाता था, क्योंकि धर्म और समाज की दुहाई दी जाती थी। लेकिन एक आवाज उठी जिसने इस अमानवीय परंपरा को चुनौती दी। यह आवाज थी राजा राममोहन राय की, जिन्हें इतिहास ने आधुनिक भारत का जनक कहा। आज हम उनके जीवन, संघर्ष और विचारों को समझेंगे और जानेंगे कि उन्हें यह उपाधि क्यों दी गई। जन्म और परिवार। राजा राममोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रमाकांत राय था, जो परंपरावादी ब्राह्मण थे और धार्मिक कर्मकांडों का कड़ाई से पालन करते थे। उनकी माता का नाम तारिणी देवी था, जो दयालु और उदार स्वभाव की महिला थी। बचपन से ही राममोहन राय प्रश्न पूछने वाले स्वभाव के थे। वह अक्सर यह सवाल करते थे कि क्या सचमुच ईश्वर केवल मूर्तियों में रहते हैं। ऐसे प्रश्नों से उनके पिता नाराज हो जाते, जबकि उनकी माता समझाने और समझने की कोशिश करती। यही कारण था कि परिवार में बचपन से ही परंपरा और तर्क के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। यही संघर्ष आगे चलकर उनके सुधारवादी जीवन का आधार बना। शिक्षा और वैचारिक विकास। राममोहन राय ने अपनी शिक्षा कई विषयों और भाषाओं में प्राप्त की। बनारस में उन्होंने संस्कृत और वेद उपनिषद का अध्ययन किया। पटना में उन्होंने अरबी और फारसी भाषा सीखी। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी भी सीखी और पश्चिमी ज्ञान परंपरा से जुड़े। उन्होंने केवल हिंदू धर्म ग्रंथ ही नहीं पढ़े, बल्कि कुरान और बाइबल का भी गहराई से अध्ययन किया। उनका मानना था कि सत्य किसी एक धर्म ग्रंथ में सीमित नहीं है। यही कारण था कि वे धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों की अच्छाई को अपनाने की बात करते थे। उनके इसी दृष्टिकोण ने आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कराई, जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया और ईश्वर की सीधी, सरल उपासना का मार्ग दिखाया। सती प्रथा का विरोध। राममोहन राय के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी और संघर्ष का कारण था सती प्रथा। यह उनके लिए केवल एक सामाजिक बुराई नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत पीड़ा भी थी। उन्होंने अपनी भाभी को सती होते हुए अपनी आंखों से देखा। एक युवा के लिए यह अनुभव बेहद भयावह था। सोचिए, घर की औरतें रो रही थी, लोग विवश होकर परंपरा का हवाला दे रहे थे और एक मासूम स्त्री को अग्नि में समर्पित किया जा रहा था। उस घटना ने राममोहन राय के मन पर गहरा आघात किया। उन्होंने निश्चय किया कि इस अमानवीय प्रथा को समाप्त किए बिना वे चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने लेख लिखे, जनमत तैयार किया और गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक पर लगातार दबाव बनाया। अंततः 1829 में सती प्रथा पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने लिखा है, यदि राममोहन राय का निरंतर दबाव न होता तो विलियम बेंटिक इतना साहसिक निर्णय शायद कभी नहीं ले पाते। इस प्रकार राममोहन राय केवल एक सुधारक नहीं, बल्कि महिलाओं के जीवन रक्षक बन गए। शिक्षा और पत्रकारिता। राममोहन राय का दृढ़ विश्वास था कि बिना शिक्षा के समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। वे चाहते थे कि भारत आधुनिक ज्ञान और विज्ञान से जुड़े, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में योगदान दिया, जो आगे चलकर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हुआ। इसके अलावा उन्होंने कई स्कूल भी खोले और स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। राममोहन राय केवल शिक्षक ही नहीं, बल्कि भारत के पहले आधुनिक पत्रकार भी थे।
उन्होंने संवाद कौमुदी नामक बंगाली अखबार और मिरात उल अखबार नामक फारसी अखबार प्रकाशित किए। उनके लेख पढ़कर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि क्या सचमुच परंपरा से ऊपर उठकर भी जीवन जिया जा सकता है। इंग्लैंड की यात्रा। 1830 में राममोहन राय इंग्लैंड की यात्रा पर गए। उनके इंग्लैंड जाने का मुख्य कारण ये था कि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें अपना दूत नियुक्त किया था। उन्हें ब्रिटिश सरकार से अपनी पेंशन और उपाधि से संबंधित मामलों की पैरवी करनी थी। इंग्लैंड पहुंचने पर उन्हें वहां के समाज से सम्मान और आधुनिक विचारों का अनुभव हुआ। उन्होंने संसदीय नेताओं और विद्वानों से मुलाकात की और भारतीय समाज सुधार पर चर्चा की। 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। इतिहासकार बिपिन चंद्र ने लिखा है, राममोहन राय का जीवन वहीं समाप्त हुआ जहां उन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच सेतु बनाने की शुरुआत की थी। आधुनिक भारत का जनक क्यों? अब ये प्रश्न उठता है कि उन्हें आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, सती प्रथा का अंत करवाया और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने धार्मिक सुधार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की और मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने राजनीति में प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत की। और सबसे बढ़कर उन्होंने शिक्षा को आधुनिक विज्ञान और तर्क से जोड़ा। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा है, भारत अगर आज आधुनिक राष्ट्र कहलाता है तो इसकी जड़ें राजा राममोहन राय के विचारों में है। उनकी दृष्टि केवल अपने समय तक सीमित नहीं थी, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बने। निष्कर्ष, राजा राममोहन राय ने ये सिद्ध कर दिया कि एक अकेला व्यक्ति भी पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। अगर उन्होंने अपनी भाभी की सती देखकर चुप्पी साध ली होती तो शायद औरतें आज भी वही पीड़ा झेल रही होती। उन्होंने समाज की जड़ता को चुनौती दी, आधुनिक भारत की नींव रखी और अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। अब प्रश्न आपसे है, यदि राजा राममोहन राय आज जीवित होते तो वे सबसे पहले किस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाते? क्या वह दहेज होता, भ्रष्टाचार होता या फिर महिलाओं के प्रति होने वाला अन्याय? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और इस महान समाज सुधारक को श्रद्धांजलि अर्पित करें।